आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की स्टडी करेंगे। जब कोई पार्टिकल किसी पोटेंशियल वेल में ऑसिलेटरी मोशन करता है तो पार्टिकल की इस मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं और उस पार्टिकल को हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। तो इस केस में पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम इक्वेशन फर्स्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। U इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ पर k represents the force constant and x is the displacement of the particle from its mean position, but F equals to minus W upon del x. F represents the force acting on the particle in the x direction and it is given by equation 2, which is also called restoring force because it restore the position of the particle, which is mean position. Now we will find some of the equations for simple harmonic motion. Let's begin with the equation of simple harmonic motion. जब एक पार्टिकल किसी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन करता है तो इस केस में यदि टी इंस्टेंट पर उसका जो मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है वो x है तो इसका एक्सेलरेशन डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस पर लगा फोर्स F इक्वल्स टू एम ए होगा। यहाँ पर a रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन विच इज़ गिवन बाय डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। F इक्वल्स टू एम ए विच इज एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, बट F also represents restoring force which is equals to minus kx. So from our previous equation and this equation, first equation, we can write this one F which is m d2x upon dt square minus equals to minus kx. So finally we get equation 3, but the frequency and force constant, the relation between force constant and frequency is given by this equation. So by putting the value of k in this equation, we can find equation 4. This is differential equation. Equation 4 represents the differential equation of simple harmonic motion. इस differential equation के यूज से हम ऑसिलेटर की वेलोसिटी, टाइम पीरियड, डिस्प्लेसमेंट, इसकी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो फर्स्ट टाइम में वेलोसिटी ऑफ एन ऑसिलेटर, जो हमारा प्रीवियस इक्वेशन था इक्वेशन 4, उसको हम डी एक्स अपॉन डी टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इक्वेशन ये वाली इक्वेशन मिलती है। तो यहाँ पर क्योंकि x डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्टिकल की मेन पोजीशन से क्या डिस्प्लेसमेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है x, तो डी एक्स अपॉन डी टी विल बी इट्स वेलोसिटी। सो v इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी दिस वन। इसको यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी और फाइनली दिस वन, एंड इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर c इज़ द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जब पार्टिकल ऑसिलेशन करते हुए अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुँच जाता है जहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, यानी एम्पलीट्यूड x इक्वल्स टू a हो जाता है, तो पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़ीरो हो जाती है, विच मीन्स वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। उस केस में v को हम ज़ीरो ले सकते हैं और इस केस में जो एम्पलीट्यूड है वो a के बराबर हो जाएगा, विच मीन्स डिस्प्लेसमेंट है वो एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाएगा, x इक्वल्स टू a। यहाँ पर इस कंडीशन को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी विच इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2।
अब इस c की वैल्यू को हमें इस इक्वेशन में रखना है, फिर हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। फाइनली वी गेट इक्वेशन 5 विच रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी ऑफ एन ऑसिलेटर। यदि हम डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना चाहें कि कितने समय बाद में पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से कितनी दूर होगा, तो हमें इक्वेशन 5 को लेना होगा, क्योंकि इक्वेशन 5 वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है और वेलोसिटी को हम डिस्प्लेसमेंट के टर्म में dx/dt से लिख सकते हैं। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे फर्दर, तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी एंड वी विल integrate it, then we find equation 6 which is as x equals to a sin omega naught t plus phi, where phi is the initial phase and omega naught t plus phi is the total phase of the oscillator। यह इक्वेशन 6 किसी पर्टिकुलर टाइम t पर जो पार्टिकल है, जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है, उसके डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेटर, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेटर इज गिवन बाय x इक्वल्स टू a sin ओमेगा नॉट t प्लस phi। वी नो दैट, क्योंकि साइन की जो वैल्यू है वो 0, 2π, 4π पर सेम रहती है, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम इस इक्वेशन से भी लिख सकते हैं। यानी ये है इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम ही वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी। इसको फर्दर हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर t प्लस 2π अपॉन ओमेगा नॉट है, उसको हम t डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और फिर जो फर्दर जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि चाहे हम टाइम t लें या t डैश लें, लेकिन दोनों ही केस में डिस्प्लेसमेंट सेम है, और हम जानते हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट सेम होता है और टाइम अलग अलग होता है तो उस केस में जो टाइम पीरियड है किसी ऑसिलेटर का वो उन दोनों टाइम का डिफरेंस होता है। क्योंकि पार्टिकल की जो बाद वाली पोजीशन है वो पहली वाली पोजीशन है वो सेम ही है, तो डिस्प्लेसमेंट उस केस में 0 होगा, लेकिन जो टाइम डिफरेंस होगा वो उस ऑसिलेटर के टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर t इक्वल्स टू टी डैश माइनस टी इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेटर, और इसको फर्दर हम लिखेंगे टी डैश की वैल्यू, तो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी। क्योंकि जो फोर्स कांस्टेंट होता है और फ्रीक्वेंसी है उसमें ये रिलेशन होता है, इसको हम इस वाली इक्वेशन में रखेंगे तो हमें इसका टाइम पीरियड मिल जाएगा जो कि इक्वेशन 7 रिप्रेजेंट करता है। नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटर, work done in displacing the particle from its mean position against the restoring force is equal to the gain in potential energy of an oscillator। यहाँ पर इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि सपोज करो यह पोटेंशियल वेल है, ये इसकी मीन पोजीशन है किसी पार्टिकल की। जब इसको इस मीन पोजीशन से इस तरफ या इस तरफ इसको डिस्प्लेस किया जाता है तो एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता है जो इसको अपनी मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करता है इस पर्टिकुलर पार्टिकल को, इस ऑसिलेटर को। तो जो फोर्स है, जो वर्क डन किया है इस रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट, दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर। यानी पोटेंशियल एनर्जी है वो इस रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन है। So the work done by the force F is displacing the particle by displacement dx is dwf dx। यानी किसी पार्टिकल को ds डिस्प्लेसमेंट कराने पर जो फोर्स लगता है वो F है और इसमें किया गया कार्य dw इक्वल्स टू एफ डी एक्स है। अब किसी पार्टिकल को इसकी मीन पोजीशन से x डिस्टेंस तक डिस्प्लेस किया जाता है, दिस वन रिप्रेजेंट इट,
and this work done is against the restoring force, which represents minus F, and so the work done is given by this one, because x equals to 0 पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो यू नोट है, और जो नई पोजीशन है पार्टिकल की वहाँ पर पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यू है। तो क्योंकि जो मेन पोजीशन है वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, और अगर उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे किसी पार्टिकल को तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का मान पहले वाले पोटेंशियल एनर्जी से अधिक हो जाएगी, विच मीन्स यू ग्रेटर देन यू नोट। तो इस केस में तो जो वर्क डन है उसको दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकता है कि पार्टिकल को 0 से x डिस्टेंस तक डिस्प्लेस करने में, रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट डिस्प्लेस करने में किया गया वर्क, और पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है x इक्वल्स टू 0 और x जो नई पोजीशन है उसका डिफरेंस है वो भी वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। यदि पार्टिकल की जो इनिशियल पोजीशन है यू नोट उसको हम ओरिजिन पर मान लें, 0 पर मान लें, तो उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच इज यू इक्वल्स टू माइनस 0 से x तक डिस्प्लेस करने में किया गया काम एफ डी एक्स। दिस रिप्रेजेंट्स पोटेंशियल एनर्जी of the particle of harmonic oscillator from displacing the particle from 0 to x, but restoring force of the oscillator is F equals to minus kx। तो यहाँ पर F की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें फाइनली फिर बाद में इसको फर्दर इंटीग्रेट करेंगे तो इक्वेशन 8 हमें मिल जाएगी, विच इज u इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। लेकिन हम जानते हैं कि किसी ओसिलेटर का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, और x को हम t के फॉर्म में x इक्वल्स टू a ओमेगा नोट टी फाई ओमेगा नोट टी प्लस फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऊपर वाली इक्वेशन से। इस x की वैल्यू को जो प्रीवियस इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे तो हमें u की ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि k का रिलेशन हम जानते हैं ओमेगा नोट के साथ में, k की वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनली हमें इक्वेशन 9 मिल जाएगी। यहाँ पर हमें नोट करना चाहिए कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका मान ओमेगा नोट टी प्लस 5 पर डिपेंड करता है। जब ओमेगा नोट टी प्लस 5 की वैल्यू 0 या पाई होती है तो ये टर्म 0 हो जाती है, इट बिकम्स 0। तो इस केस में जो u मिनिमम है वो 0 मिलता है, दिस वन। और यदि यहाँ पर जो एंगल है या ओमेगा नोट टी प्लस 5 है जो डिफरेंस फेज है वो π/2 है, तो इस केस में इसकी क्योंकि ये टर्म उस केस में मैक्सिमम हो जाती है तो इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी मैक्सिमम होगी, विच इज इक्वल्स टू हाफ के ए स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर है। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो वेरी होती है 0 से इस रेंज 0 से यहाँ तक 0 टू हाफ एम ओमेगा नोट स्क्वायर ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि ये टर्म टाइम पर डिपेंड करती है। तो इनिशियली जब पार्टिकल को डिस्प्लेस नहीं किया था उस केस में पार्टिकल की जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है, मिनिमम है, बाद वाली पोजीशन के लिए मैक्सिमम है। अब हम पूरा जो वन टाइम पीरियड है उसमें पार्टिकल की जो मीन पोटेंशियल एनर्जी है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो हम जानते हैं कि मीन पोटेंशियल एनर्जी को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें u की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी, सबसे टॉप वाली इक्वेशन, क्योंकि इसमें हम जानते हैं कि मीन पोजीशन साइन स्क्वायर थीटा की 0 से t रेंज में t/2 होती है। तो इसको हम यहाँ पुट करेंगे ऊपर वाले इक्वेशन में तो फाइनली वी गेट इक्वेशन 10 1/4 m ओमेगा नोट स्क्वायर ए स्क्वायर। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटर। किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जिसका मास m है और वेलोसिटी v है तो उसको हम हाफ mv स्क्वायर से
रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि v की वैल्यू हम जानते हैं कि ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होती है। तो v की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो इक्वेशन 11 हमें मिल जाएगी। यहाँ पर x की वैल्यू a पुट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन 12 मिलेगी। अब इस जो जो इक्वेशन 12 है उसमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू डिपेंड करेगी कि कोस स्क्वायर थीटा वाली टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है। यदि कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है, मैक्सिमम है, विच इज़ एट 0 एंड पाई, यानी ओमेगा नोट टी प्लस फाई है, उसकी वैल्यू 0 और पाई है, तो उस केस में जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी। क्योंकि उस केस में कोस की वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं हाफ एम ओमेगा नोट स्क्वायर ए स्क्वायर। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी विल बी मिनिमम व्हेन cos theta term will be minimum 0. So at pi by 2 and 3 pi by 2 the kinetic energy will be minimum. So we can see that kinetic energy varies from 0 to half m omega naught square a square with respect to time. Mean kinetic energy for one time period, सेम जैसा पोटेंशियल एनर्जी के केस में हमने मेन पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, वैसे ही मेन काइनेटिक एनर्जी को यहाँ निकालेंगे। सेम प्रोसीजर है। तो हमें इक्वेशन हम इसको इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर जो k है उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा है उसकी जो मेन वैल्यू है 0 से t रेंज में वो t/2 होगी, और फाइनली वी गेट इक्वेशन 13। यही वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की थी, लेकिन अलग अलग टाइम पर। अब हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे किसी ऑसिलेटर की, क्योंकि टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम है, तो दोनों टर्म्स को यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। तो फाइनली वी गेट इक्वेशन हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं हाफ के ए स्क्वायर। इक्वेशन 14 represents an important conclusion. The total energy of the simple harmonic oscillator is constant with respect to time. Means total energy is independent of the time, irrespective of the time, which means simple harmonic oscillator obeys the conservation of energy, law of conservation of energy, and total energy is directly proportional to the mass and square of its amplitude and square of its angular velocity omega naught. So simple harmonic oscillator फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, और टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है इस केस में। थैंक यू।